हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, पोस्टल सर्विसेज। हम इस चैप्टर में बात कर रहे हैं बिजनेस सर्विसेज की, और इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आती है पोस्टल सर्विसेज। देखो, इंडिया में आप सबको पता है बहुत बड़ा नेटवर्क है, हमारे पोस्टल नेटवर्क है, और अलग अलग हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जो बहुत तरह की पोस्टल सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं। और इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए हमने होल कंट्री को 23 पोस्टल सर्कल में डिवाइड किया है। अब ये वन मार्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने सर्कल है हमारे पास? 23 पोस्टल सर्कल, जो अपने अपने सर्कल में हमें पोस्टल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और इंडिया का जो पोस्टल नेटवर्क है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। अब बात आता है कि ये सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड करती है। जो पोस्टल डिपार्टमेंट में फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आती है फाइनेंशियल फैसिलिटीज। फाइनेंशियल फैसिलिटीज क्या होती हैं कि जो फाइनेंस से रिलेटेड हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। अब आप सबको पता होगा कि पोस्ट ऑफिस में अगर हम जाएं तो बहुत सारी हमें फाइनेंशियल फैसिलिटीज मिलती हैं, जैसे कि नंबर 1, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आप पोस्ट ऑफिस में जाके ये खुलवा सकते हैं और इसमें आपके पैसे जमा होते हैं, और इस पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो आप पैसे जमा कराते हो ना, इसके ऊपर हमें टैक्स रिबेट भी मिलती है, लगभग 1.5 लाख रुपए तक। तो इससे गुड वे। किसान विकास पत्र, ये आप वहां से खरीद सकते हो, इस पर भी आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। रिबेट तो टैक्स की नहीं मिलती, लेकिन आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी अच्छा मिलता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये भी सेल एंड परचेज कहाँ किए जाते हैं? इन द पोस्ट ऑफिस। एंड रेकरिंग डिपॉजिट भी हम खोल सकते हैं पोस्ट ऑफिस में, सेविंग अकाउंट भी खोल सकते हैं, टाइम डिपॉजिट भी, एंड मनी ऑर्डर फैसिलिटी। मनी ऑर्डर फैसिलिटी क्या होता है? अगर मैं पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा कराता हूं तो किसी और को मैं मनी ऑर्डर के थ्रू भेज सकता हूं। अर्लियर यही चला करते थे मनी ऑर्डर। अगर आप लोगों ने पुराना कभी सुना हो तो मनी ऑर्डर क्या होते हैं कि थ्रू पोस्टल सर्विसेज आप दूसरे पर्सन को पैसे भिजवाते हो। तो ये हमारी फाइनेंशियल फैसिलिटीज है जो कौन प्रोवाइड कर रहे हैं? हमें पोस्टल डिपार्टमेंट। अब इसके अलावा कौन कौन सी सर्विस आती है? इनमें आती है अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट, रजिस्टर्ड पोस्ट, पार्सल, स्पीड पोस्ट, कुरियर सर्विसेज एंड अदर पोस्टल सर्विसेज। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। अब ये क्या होता है सर? इट इज a postal certificate issued by the post office as a valuable evidence of the posting the letter। अब नॉर्मली क्या होता है, जब लेटर पोस्ट करते हैं तो हमारे पास कोई एविडेंस तो नहीं होता। इसमें क्या होता है, अगर आप पोस्ट ऑफिस में गए, आपने कहा ये देखो मेरी लेटर मैं कहीं भेज रहा हूं और मेरे को सर्टिफिकेट चाहिए कि आपने ये लेटर रिसीव कर लिया। अदरवाइज आपके पास कोई इंफॉर्मेशन, ऐसा कोई प्रूफ तो नहीं है ना। जैसे पोस्ट ऑफिस सीधे जाके वो बाहर बॉक्स लगा होता है, हम उसमें लेटर डाल देते हैं, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन ये स्पेशल आपकी सर्विस है। इसमें क्या होता है कि पोस्ट ऑफिस आपको व्हेन ऑर्डर लेटर आर पोस्टेड, यूजुअली द पोस्ट ऑफिस डज नॉट इश्यू एनी रिसिप्ट। इसमें तो कोई रिसिप्ट नहीं मिलती। हाउएवर इफ द सेंडर वांट्स टू हैव a proof that she actually posted the letter, then a certificate can be obtained from the post office on payment of prescribed fees। तो आप उनको एक फीस पे करके एक उनसे डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, लेटर ऑफ सर्टिफिकेट ले सकते हैं कि हाँ भाई ये लेटर इन्होंने हमारे पास पोस्ट किया है। अब डेफिनेटली उनकी एक लायबिलिटी बन गई, वो लेटर आपका पहुंचेगा ही पहुंचेगा। अदरवाइज नॉर्मली हम जाते हैं, लेटर डालते हैं, उसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता। तो ये स्पेशल सर्विस है अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। इज इट क्लियर? आपने एक लेटर डालना है आप चाचा को, मामी को। देखो ना, आजकल बेसिकली हमें पता क्यों नहीं चीजों के बारे में ज्यादा नॉलेज है, क्योंकि अब सबसे हमारा फोन आ गया। अब लेटर वाला कंसेप्ट व्हाट्सएप से हो जाता है, जो आपने मैसेज भेजना है आप। लेकिन उस जो लेटर का पहले क्रेज हुआ करता था, यू कांट इमेजिन। एक लेटर जब आता था तो लोग 10-10 बार उसको पढ़ते थे, वो देखो लेटर आया है। गेटिंग एनी हाउ, अगर अभी भी हमें लेटर भेजना है और हम उसका प्रूफ चाहते हैं तो अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट हम ले सकते हैं। सेकंड आता है रजिस्टर्ड पोस्ट। अब देखो, सिंपल पोस्ट होती है, एक रजिस्टर्ड पोस्ट होती है। सुना होगा शायद कई बार, वो पापा रजिस्टर्ड पोस्ट कराने गए। रजिस्टर्ड पोस्ट में दूसरी पोस्ट में क्या फर्क होता है? इसके ऊपर सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है रजिस्टर्ड पोस्ट, और इसके ऊपर एक स्पेशल हमारे से वो कुछ पैसे चार्ज करते हैं, स्टैंप वगैरह लगती है, थोड़ी एक्स्ट्रा फीस होती है। और डेफिनेटली इनकी जो लायबिलिटी है बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो आपको रिसिप्ट भी देते हैं, और बाद में जब ये रिसीव करता है पर्सन तो एक्नॉलेज भी आपको किया जाता है कि ये पोस्ट आपकी वहां पहुंच गई। इसे हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड पोस्ट। रजिस्टर्ड पोस्ट क्या है सर? द पोस्ट फैसिलिटी अंडर विच इट इज इंश्योर्ड दैट द मेल इज डेफिनेटली डिलीवर्ड टू द एड्रेस
otherwise it should come back to the sender is referred as registered post. मैंने कहीं पे भेजा अपना लेटर या जो भी डॉक्यूमेंट्स भेजे, अगर यहाँ तो वहां पहुंचेंगे, अदरवाइज वापस मेरे एड्रेस पर आ जाएंगे। पूरी गारंटी है रजिस्टर्ड पोस्ट की, और इसीलिए इसकी जो पेमेंट है थोड़ी ज्यादा ली जाती है। इज इट क्लियर? सिंपल पोस्ट में क्या होता है, आपने सिंपल बॉक्स के अंदर डाल दिए। लेकिन रजिस्टर्ड पोस्ट में क्या होता है, ऊपर जाते हैं आप, रजिस्टर कराते हैं, जो एक्स्ट्रा फीस होती है वो आप पे करते हैं। अब आता है पार्सल। अब आप देखो पार्सल बड़े आते हैं पोस्ट ऑफिस से कई बार। अब पार्सल पोस्ट क्या होती है? इट इज सर्विस ऑफ पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सेंडिंग आर्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आजकल हम इसके बारे में कम पता है, पता क्यों? कुरियर सर्विस चल गई। जब कुरियर नहीं होते थे ना, यही चलते थे। आप पोस्ट ऑफिस में जाते थे, अभी भी जहाँ लोग भेजते हैं, आपने अपना पार्सल वहां पे डिपॉजिट कराया, और ये लीस्ट एक्सपेंसिव है, से बहुत कम खर्चा आता है इसमें। It is one of the less expensive way to send package through post letter too heavy to be sent by regular letter post and usually a slower method of transportation. तो डेफिनेटली आप अपना पार्सल कोई भी हैवी है जो सिंपल पोस्ट से नहीं जा सकता, आप इसके थ्रू भेज सकते हैं। जो भी उसका वेट होता है उसके अकॉर्डिंग वो आपसे पैसे चार्ज करेंगे। साइज के हिसाब से, वेट के हिसाब से पोस्ट ऑफिस वाले आपसे पेमेंट ले लेंगे, और पोस्टल चार्जेस आपके वेरी करते हैं। और सेपरेट पोस्टेज पेड फॉर इन हैंड एंड फॉरेन पार्सल पोस्ट। अगर आपने कोई फॉरेन पार्सल पोस्ट है तो उसके लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। क्लियर बच्चे? तो ये सिंपल आप ये समझो कि जैसे आज हम कुरियर कराते हैं ना, तो पहले क्या होता, अभी भी होता है, ऐसा नहीं कि बंद हो गई सर्विस ये, लेकिन अब इसका यूज काफी कम होता है। देन स्पीड पोस्ट, आई थिंक इसके बारे में सुना होगा आप लोगों ने जरूर। एक नॉर्मल पोस्ट होती है, एक स्पीड पोस्ट होती है। अब स्पीड पोस्ट हर पोस्ट ऑफिस पे नहीं होती। यूजुअली जो हमारे मेन ऑफिस होते हैं, हेड ऑफिस पोस्ट ऑफिस होते हैं, वहां पर ये फैसिलिटी जरूर मिलती है। इसमें क्या होता है कि आप जाए गए, आपने उनको जाके एड्रेस वगैरह लिखा अपनी पोस्ट के ऊपर, और आपने बोला हमें स्पीड पोस्ट से भेजना है, तो वो आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे। और ये बहुत फास्टेस्ट मीन है, आप वो एक्स्ट्रा पेमेंट करके, जैसे मान लो सिंपल पोस्ट अगर 4 दिन में पहुंच रही है, तो ये 1 या 2 दिन में पोस्ट पहुंच जाएगी। इसलिए से क्या बोलते हैं, स्पीड पोस्ट। और इसकी प्रॉपर आपको रिसिप्ट दी जाती है, पहुंचने की पूरी गारंटी है, पूरी लायबिलिटी है। और अगर वहां कहीं बंदा नहीं मिला, एड्रेस पे कोई नहीं मिला, तो वापस आपके पास वो लेटर आपके पास आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो दैट इज द स्पीड पोस्ट फैसिलिटी। फिर आता है कुरियर सर्विस। सो कुरियर सर्विस भी आज पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करते हैं। कुरियर सर्विस प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट पोस्ट ऑफिस। डॉक्यूमेंट, पार्सल कैन बी सेंट थ्रू द कुरियर सर्विसेज। दिस सर्विस इज चीपर एज कंपेयर टू द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द पोस्ट ऑफिस। एज कंपेरेटिवली थोड़ी ये सस्ती होती है, और कुरियर सर्विस भी आज प्रोवाइड। कुरियर सर्विस में क्या भाई, डॉक्यूमेंटेशन, पार्सल, कोई भी आपका सामान वो भी पोस्ट ऑफिस के थ्रू पहुंचाया जा सकता है। इज इट क्लियर? अब आता है इसके अलावा और कौन सी फैसिलिटीज हमें पोस्ट ऑफिस देता है। ये तो नॉर्मल आ गई। अब इनमें सबसे पहले आता है ग्रीटिंग पोस्ट। अब ग्रीटिंग पोस्ट क्या होता है? अ रेंज ऑफ डिलाइटफुल ग्रीटिंग कार्ड्स कैन बी सेंट थ्रू पोस्ट ऑफिस। अब आजकल इनका टाइम भी चला गया। हमारे टाइम में आरसीसी गैलरीज होती थी, हम जाके बढ़िया बढ़िया ग्रीटिंग कार्ड्स लेते होते थे अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, उनके बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे भेजने के लिए। अब क्या आ गए हैं, एनिमेटेड मैसेजेस आ गए हैं। पर इट वाज अ टाइम कि थ्रू पोस्ट ऑफिस हम ये ग्रीटिंग कार्ड्स भेजते होते थे। एंड देन मीडिया पोस्ट, बिजनेस फर्म्स कैन एडवर्टाइज देयर ब्रांड्स थ्रू पोस्ट कार्ड, एनवलप, एरोग्राम्स। इनके तो मीडिया पोस्ट क्या करते हैं, अपने जो पोस्ट कार्ड, एनवलप वगैरह बाय पोस्ट आपको भेज सकते हैं। पहले कंपनीज क्या करती थी, ऐड कैसे करती थी, अपने छोटे छोटे पोस्ट कार्ड बनाए और पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप जगह जगह अलग अलग घरों में भेज दिए। यानी एडवर्टाइजमेंट का भी उनका एक बड़ा अच्छा तरीका रहता था। देन डायरेक्ट पोस्ट, इट इज फॉर डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग, इट कैन बी बोथ एड्रेस एज वेल एज अनएड्रेस। अब ये भी डायरेक्ट पोस्ट का मतलब क्या है, जो एडवर्टाइजमेंट के लिए होती है। ये भी जैसे आपने सपोज कीजिए अपनी कंपनी के ब्रोशर बनाए, ठीक है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपने रैंडमली बहुत जगह उनको डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया। एड्रेस भी हो सकता है, और जिनका आपको एड्रेस है आपने एड्रेस लिख दिया, और बाकी आपने बोला रैंडमली आप जहां मर्जी इनको भेज दें। बेसिक पर्पस क्या है, ऐड करना, और ऐड आपकी कहीं भी जाए आपको फर्क नहीं पड़ता। इसको बोलते हैं डायरेक्ट पोस्ट। माइंड वन थिंग, ऑब्जेक्टिव में टीचर पूछ सकते हैं, इट कैन बी बोथ एड्रेस एज वेल एज नॉन एड्रेस। एंड देन इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। आज इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर भी अगर आपने करना है तो हमारा कोलैबोरेशन हो चुका है यूएसए के वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ, यूएसए के साथ, फॉर रेमिटेंस ऑफ मनी। यानी आज आप एक जगह से दूसरी जगह अपना पैसा एक दूसरी कंट्री में
पोस्ट ऑफिस के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। आज सबको इसका नाम अच्छे से पता है, सुना होगा इसके बारे में, वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज यूएस से। तो आज पोस्ट ऑफिस का इसके साथ टाई अप हो चुका है, तो इसके थ्रू पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी अपनी मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। देन पासपोर्ट फैसिलिटी, पोस्टल डिपार्टमेंट का आज पार्टनरशिप हो गई है विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। एज ए रिजल्ट पोस्ट ऑफिस आल्सो प्रोवाइड पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड आल्सो सेट फील्ड अप फॉर्म्स। तो पोस्ट ऑफिस का टाई अप हो गया एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के साथ। तो आज अगर आप पोस्ट ऑफिस में भी जाते हैं और वहां से भी आपको पासपोर्ट के फॉर्म्स मिलेंगे, इवन उसको फिल करके आप पोस्ट ऑफिस में भी जमा करवा सकते हैं। तो पासपोर्ट फैसिलिटी भी पोस्ट ऑफिस हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। Then e-bill post. The post office collect bill payment on behalf of BSNL, Airtel and other organizations, especially public organization के जो बिल हैं वो पोस्ट ऑफिस में जमा होते हैं। आपने अपने बिजली का बिल जमा कराना है, टेलीफोन का बिल जमा कराना है, बेसिकली पब्लिक, मेनली पब्लिक डिपार्टमेंट्स के जो होते हैं उनके बिल भी पोस्ट ऑफिस में जमा होते हैं। तो पोस्ट ऑफिस आपको ये भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर बच्चे? फिर आता है हमारा टेलीकॉम सर्विसेज। अब आज की डेट में टेलीकॉम का आपको पता है जमाना है, आज इसके आने से हमारा बिल्कुल एक यू कैन से लाइफ ही बिल्कुल चेंज हो गई है। स्पेशली जब से मोबाइल नेटवर्क आया है उसके बाद तो एकदम सिचुएशन ही बिल्कुल बदल गई। तो आइए देखते हैं टेलीकॉम सर्विसेज किस किस तरह की होती है। सबसे पहले सेलुलर मोबाइल सर्विसेज, देन फिक्स्ड लाइन सर्विसेज, केबल सर्विसेज, रीसेट सर्विसेज एंड डीटीएच सर्विसेज। तो आइए एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेलुलर मोबाइल सर्विसेज, आई थिंक एवरीबडी अवेयर अबाउट इट। क्या होता है सेलुलर मोबाइल सर्विसेज सर? सर इट इंक्लूड्स वॉइस एंड नॉन वॉइस मैसेजेस, डाटा एंड पीसीओ सर्विसेज। भाई आपकी जेब में जो ये फोन पड़े हुए हैं जिनसे आप जो भी वॉइस मैसेज भेज रहे हैं, नॉन वॉइस मैसेजेस भेज रहे हैं, डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या है ये? सेलुलर सर्विसेज। And these services can also provide direct interconnectivity with any other type of telecom service provider. Some of the main operator कौन कौन से हैं सर? एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ये सब आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनके थ्रू आप कहीं भी किसी के साथ भी कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट सर्विसेज। सेकेंड आती है फिक्स लाइन सर्विसेज। ये थोड़ी आउटडेटेड हो गई है ना, आजकल कम चलती है ना फिक्स लाइन। ये वाले फोन हमें देखने को अब नहीं मिलते। मेरे घर में 5-6 पड़े हुए हैं बड़े अच्छे अच्छे, एक दो तो बिल्कुल डिब्बे में बंद नए फोन पड़े हैं, तो कोई इसको यूज करता ही नहीं, आउटडेटेड हो गए, पर स्टिल सर्विस तो है सर। इट आल्सो प्रोवाइड वॉइस एंड नॉन वॉइस मैसेजेस एंड डाटा सर्विसेज एस्टैब्लिश लिंकेज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैफिक। द वेरियस एरियाज आर कनेक्टेड थ्रू फाइबर ऑप्टिकल केबल। इनमें कौन सी केबल आती है? फाइबर ऑप्टिकल केबल आती है। इवन आप लोगों ने सुना होगा कई बार कि वो हमने ना मॉडेम लगाया हुआ बीएसएनएल का, तो वो बेसिकली आपको फोन भी साथ लगा के जाते हैं, वो आपको जो इंटरनेट कनेक्शन देते हैं दैट इज थ्रू दिस फाइबर ऑप्टिकल केबल। तो यानी कि वो लैंडलाइन के थ्रू अपना इंटरनेट कनेक्शन भी साथ में आपको दे रहे हैं। तो वेरियस एरियाज आर कनेक्टेड थ्रू फाइबर ऑप्टिकल केबल टू प्रोवाइड नेटवर्क फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग फोन कॉल्स। तो इनके थ्रू फोन कॉल रिसीव कर पा रहे सर। इट आल्सो प्रोवाइड इंटर कनेक्टिविटी विद अदर टाइप ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, जैसे मैंने इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह भी हमें इससे प्रोवाइड की जाती है। क्लियर बच्चे? तो इसके बारे में सबको अच्छे से पता है कि घरों में जो फिक्स टेलीफोन लगे होते थे, ये उनकी बात की जा रही है। देन केबल सर्विसेज, अब ये भी बहुत पुराना हो गया क्योंकि आजकल तो लेटेस्ट और नई नई चीजें आ गई हैं। याद हमारे केबल वाले हुआ करते थे, घरों में जा जाके वो केबल लगाया करते थे, अभी भी हैं लेकिन उनकी थोड़ी इंपॉर्टेंस काफी कम हो गई है। यमुनानगर में कौन सा है? साया चैनल, दैट इज द केबल नेटवर्क नेम इज द साया चैनल, और एक दो और होंगे, मेन तो वही है। अब इट इज द वन वे ट्रांसमिशन ऑफ एंटरटेनमेंट रिलेटेड सर्विसेज। इनमें क्या मिल रहा है आपको? एंटरटेनमेंट रिलेटेड सर्विसेज। आपने केबल टीवी का कनेक्शन लिया, फिर आपको उस एरिया के अंदर पूरे जो अच्छे अच्छे चैनल दिखाए जा रहे हैं और आपसे फिक्स आप अमाउंट वो चार्ज कर लेगा। तो दैट इज द केबल सर्विसेज। बेसिक वे इज द बेसिक मोटिव इज द एंटरटेनमेंट, इट इज फॉर द एंटरटेनमेंट। फ्यूचर में लगता है केबल नेटवर्क जो है इट मे बिकम टू वे। अभी कैसा है? सिर्फ ये वन वे है। वन वे मतलब वहां से डाटा आ रहा है, हमारा डाटा वहां नहीं जा रहा। अब आता है सर वीसेट सर्विसेज। अब ये क्या होती है सर? इसमें क्या होता है कि जैसे दो अलग अलग स्टेशन है, वीसेट स्टेशन 1, वीसेट स्टेशन 2, और यहां पे आपका सैटेलाइट है। तो सैटेलाइट के थ्रू हम इनकी इंफॉर्मेशन आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, डाटा एक्सचेंज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं वीसेट सर्विसेज। इट इज ए टू वे सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन। ये क्या है? टू वे सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन है।
विच कॉमनली यूज टू ट्रांसमिट नैरोली बेस्ड डाटा और ब्रॉडबैंड डाटा। हमारा ब्रॉडबैंड होता है ना, घर में ब्रॉडबैंड लगाया हुआ है, तो ब्रॉडबैंड के थ्रू आपका जो कनेक्टिविटी आती है वो क्या कंसेप्ट है, वीस्टेक, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। इसमें क्या है सर, इट ऑफर्स a highly flexible and reliable communication solution that is better than land based services। अब आप लोग कहते हैं ना, पहले क्या होता था, जब हमारे कनेक्टिविटी आई, मोबाइल नेट इंटरनेट वगैरह आया, तो पहले ना फोन के थ्रू आपको वो कनेक्टिविटी मिलती थी, वो इतनी बढ़िया नहीं थी। फिर आपको याद है बाद में क्या आया, घर में हमने ब्रॉडबैंड लगा रखा है। ब्रॉडबैंड क्या होता था कि आपको इसके थ्रू सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें कि दो अलग अलग हमारे जो सर्वर कनेक्टेड है और सैटेलाइट के थ्रू डायरेक्टली उनके साथ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है। तो it can also be used to provide innovative applications such as telemedicine, newspaper online, market rate। इवन आपको मजे की बात बताता हूं, हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है, दे यूज दिस वन। स्टॉक एक्सचेंज क्या यूज करते हैं, इस सर्विस को यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनको जगह जगह अपना टर्मिनल लगाए हुए हैं और वहां पे डाटा के साथ एक्सेस करना है। तो यहाँ पे सैटेलाइट के थ्रू वो डाटा आपस में इंटरचेंज हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट। आप कभी स्टॉक एक्सचेंज में डील करो, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में जो रेट में चेंज आ रहा है आपको नजर आता है, एक इधर टर्मिनल है, एक उधर टर्मिनल है, जगह जगह लगे हुए हैं, एंड दे ऑल आर कनेक्टेड विद दिस वीसेट सर्विसेज। क्लियर बच्चे। अब आता है डीटीएच, इसके बारे में तो बहुत अच्छे से पता है हमें, क्या है सर, घर में लिया होगा डिश टीवी, सन टीवी, क्या है सारे वो डायरेक्ट होम सर्विसेज, डीटीएच। अब इसमें क्या है सर, ये भी सैटेलाइट बेस्ड मीडिया सर्विस है जो आपकी सेलुलर कंपनीज आपको प्रोवाइड कर रही हैं, और ये भी बेसिकली एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। अपने टेलीविजन पे आप इसको यूज करते हैं, अच्छे अच्छे चैनल्स वगैरह देख पा रहे हैं। अब आपको केबल नेटवर्क पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। अब देखो ना, केबल नेटवर्क को किसने कम किया, डीटीएच सर्विसेज ने। अब इसके बाद लेटेस्ट क्या आ गया, जियो टीवी। अब उन्होंने इसको भी सरपास कर दिया है, रोज नई टेक्निक आ रही है। टाटा स्काई, डिश टीवी, दे आर द कॉमन। क्लियर। तो ये थी हमारी सेलुलर सर्विसेज। अब वन मार्कर क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। मेंशन एनी 3 टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, आरडी भी लिख सकते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। व्हाट इज मीन्ड बाय बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, एक ऑर्डर इशू करता है बैंक ऑन एनी ब्रांच ऑफ द सेम बैंक टू पे द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द टू द पर्सन नेम्ड इन इट। बताया था ना मैंने, आप किसी बैंक में जाएंगे, पेमेंट करेंगे, बैंक ड्राफ्ट बनाएंगे, जिस बंदे के नाम का बनाया हुआ है उसको पे करेंगे, उसके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, उसको जो वो ड्राफ्ट को बैंक में जमा कराएगा। हाउ डज द लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड बोथ प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट बेनिफिट। से दोनों से मिलते बेनिफिट। एट अ सर्टेन सम इज रिटर्न टू इंश्योर्ड एट द टाइम ऑफ डेथ और एट द एक्सपायरी ऑफ अ सर्टेन पीरियड। तो ये इन्वेस्टमेंट भी दे रही है, प्रोटेक्शन भी है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में आपको सर्टेन अमाउंट मिलना ही मिलना है, चाहे पर्सन की डेथ हो जाए, चाहे उसकी एक्सपायरी हो जाए। दो चीजें है ना। आपने एलआईसी पॉलिसी कराई 10 साल के लिए, अब अगर 10 साल तक आप जिंदा रहे तो भी आपको कुछ अमाउंट मिलेगा, और उससे पहले डेथ हो गई तब भी आपको कुछ अमाउंट मिलेगा। यानी आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो रही है और आपको प्रोटेक्शन भी मिल रही है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसका मतलब ये होता है कि जो भी मैं आप किसी के लिए इंश्योरेंस ले रहा हूं तो मेरा उस सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट होना चाहिए। यदि बार बार मैं समझाता हूं ना कि मैं तुम्हारा इंश्योरेंस नहीं ले सकता, अपनी बिटिया का इंश्योरेंस ले सकता हूं। विच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इंश्योर्ड शुड टेक रीजनेबल स्टेप टू मिनिमाइज द लॉस टू द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन क्या कहते हैं कि ठीक है आपने इंश्योरेंस करा ली है, लेकिन आपका फर्ज बनता है अगर नुकसान हो तो आप उसको बचाने की कोशिश करें। अगर मेरे घर में आग लग गई तो मेरा फर्ज है मैं उसको बुझाऊं, ये नहीं जलने दूं, कोई बात नहीं, मैंने इंश्योरेंस कराया हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय ई बैंकिंग। ई बैंकिंग क्या है सर, ये सर्विसेज है जिसके थ्रू बहुत सारे बैंक सर्विसेज आपको प्रोवाइड हो रही है थ्रू द इंटरनेट। ई बैंकिंग क्या है, जो आपको बैंकिंग सर्विसेज मिल रही है थ्रू द इंटरनेट, थ्रू मोबाइल बैंकिंग, थ्रू इंटरनेट, दैट इज ई बैंकिंग। व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ मेराइन इंश्योरेंस। कौन कौन से होते हैं भाई, 3 ही होते हैं, शिप और हॉल इंश्योरेंस, कार्गो इंश्योरेंस और फ्रेट इंश्योरेंस। विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। लाइफ इंश्योरेंस, इसमें आपको पूरा अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा, इसमें ये नहीं कि जितना लॉस हुआ उतना नुकसान होगा, क्योंकि इसमें आप किसी पर्सन की जो वैल्यू है वो कभी आप मेजर कर ही नहीं सकते। इन विच काइंड ऑफ इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड एग्जिस्ट बोथ एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस एंड एट द टाइम ऑफ लॉस। फायर इंश्योरेंस,
जब इंश्योरेंस कराया तब भी तुम्हारा इंटरेस्ट होना चाहिए, और जब नुकसान हुआ तब भी तुम्हारा इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी तुम उसके ऑनर होने चाहिए उस प्रोडक्ट के जो का नुकसान हुआ है। फायर इंश्योरेंस, which principle of insurance entitle the insurer to recover the proportionate contribution from other insurer? Principle of contribution क्या कहता है ये कि अगर 3-4 कंपनी से अलग अलग इंश्योरेंस कराया हुआ है और मेरा नुकसान होता है, चारों मिलके मेरे को प्रोपोर्शनेटली कंपनसेट करेंगी, यानी सबसे अलग अलग मैं कंपनसेशन लेना शुरू कर दूंगा। इट इज नॉट पॉसिबल। On the basis of which principle of insurance insurer can take over the damaged good after paying the compensation? Principle of subrogation। भाई आपकी गाड़ी डैमेज हो गई, मैंने आपको उसकी पेमेंट दे दी, मैं कौन? इंश्योरेंस कंपनी। अब वो गाड़ी मेरी हुई, समझ आ गई? जब मैंने आपको उसके लॉस के पैसे दे दिए तो वो चीज मेरी हो गई। कौन सा प्रिंसिपल था ये? प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। A person did not disclose the heart disease while taking a life insurance policy. Which principle of insurance is violated? Utmost good faith। आपने अपने बताया नहीं कि मैं हार्ट पेशेंट हूं, तो आपने उसे छुपाया, तो आपने कौन सा प्रिंसिपल वायलेट किया? Utmost good faith। Which institute is called a debitor as well as creditor? बैंक। बैंक पैसे लेता भी है और लोगों को लोन देता भी है, तो कौन सा इंस्टीट्यूशन है भाई? बैंक। Why is communication called a circular or two-way process? Well, communication is considered two-way process because it starts and ends with the sender। सिंपल सी बात है, इट इज अ टू वे प्रोसेस। मैंने आपको बात कही, आपने जवाब दिया, आई रिसीव द मैसेज, इट कंप्लीट। पता कई बार क्या होता है, जैसे मैं कोई मैसेज डालता हूँ, आपको एक मजेदार चीज बताता हूँ। मैंने कहा बेटा टुमारो इज अ टेस्ट, अब ये वन वे है, जब आपने ओके कर दिया ना, नाउ प्रोसेस इज कंप्लीटेड। इसे बोलते हैं टू वे कम्युनिकेशन। गेटिंग? टू विच इंश्योरेंस प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिटी इज नॉट एप्लीकेबल? लाइफ इंश्योरेंस, ये पहले भी क्वेश्चन कर लिया हमने। A company has undertaken a fire insurance policy of rupees 5 lakh. After 2 months due to fire, it incurred a loss of rupees 2 lakh. How much amount will the company get for compensation? 2 lakh। जितना नुकसान हुआ उतना ही मिलेगा ना भाई। कौन सा प्रिंसिपल था? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी। इज इट क्लियर? यानी कि 5 लाख इंश्योरेंस कराया तो 5 लाख मिलेगा, जितना नुकसान हुआ है उतना इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। At what time the interest must be present in case of life insurance? At the time of taking policy। लाइफ इंश्योरेंस लेते हुए आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, बाद में तो पता नहीं आपकी अगर डेथ ही हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, आपके नॉमिनीज को पैसे मिल जाएंगे, आपका होना जरूरी नहीं है, लेकिन लेते हुए आपका होना जरूरी है। गिव द फुल फॉर्म एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। व्हाट आर द रीसेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन? फैक्स, इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट के थ्रू। विच सर्विस प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम रिस्क? इंश्योरेंस। रिस्क से कौन बचाता है? इंश्योरेंस। तो विद दिस माय डियर, हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ।